कैसे हैं दोस्तों। एक लड़का बहुत मेहनती था। वह लड़का बहुत मेहनत करके अपने परिवार को पाला करता था। वह अपने घर बंगाल से 800 किलोमीटर दूर यूपी के मुजफ्फरनगर में नौकरी किया करता था। एक दिन टहलते टहलते वो लड़का एक ऐसे इलाके में जाता है जहाँ पर लड़कियाँ अच्छा मेकअप और कम कपड़े पहनने के बाद कस्टमर्स को अपनी ओर बुलाती हैं। और तभी वो लड़का कुछ सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है एक कोठे पर और वहां जाकर देखता है तो एक से एक बढ़कर लड़की है जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। वो लड़कियों को देखने के बाद वो लड़का सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि वह किसके साथ जाएगा। तभी एक और लड़की वहां पर अचानक से आ जाती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। साथ ही जब वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन थे और वो लड़का अपनी बहन को उस कोठे पर देख के बहुत ज्यादा हैरान था, परेशान था ये सोचकर कि ये यहाँ पर आई कैसे और यहाँ पर ये क्या कर रही है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जद्दोजहद कर रहे थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जाने की बजाय अपनी बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इसी लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को अपने कमरे में लेके जाती है तब वो अपनी आप बीती बताती है। उसे सुनने के बाद वो लड़का वहां रोने लगता है। इस सब के बाद उस लड़के ने जो किया वो वाकई अपने आप में बहुत शानदार काम था, जिसकी तारीफ कई अखबारों में भी बहुत की गई। दोस्तों, मैं अनुज और आज की सच्ची घटना मेरठ यूपी से है, लेकिन ये घटना शुरू होती है बंगाल से। दरअसल एक लड़का जो पश्चिमी बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला था, वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सर्राफ के यहाँ नौकरी करता था। 2 दिसंबर 2017 उस सर्राफ का जो मालिक होता है वो लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरठ में सर्राफा वाले के पास जाना है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का मेरठ पहुंच जाता है, लेकिन सर्राफा बाजार में पहुंचने के लिए उसे कबाड़ी बाजार से होकर गुजरना था। मेरठ के कबाड़ी बाजार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं और जैसे ही वो उस रेड लाइट एरिया से गुजर रहा है, उस लड़के की नजर दुकानों के ऊपर बने उन मकानों पर पहुंचती है। वहां से झांकती हुई लड़कियों पर पहुंचती है तो उन लड़कियों को देखकर वह बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। बहुत सी लड़कियां उसको हाथ हिला हिलाकर इशारा कर रही थी, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो ही नहीं, वहां आसपास से बहुत सारे आदमी गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को भी देखकर वह लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थी ताकि वो इन तंग गलियों की तंग सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर आए और उनके साथ वक्त बिताए। जब उस लड़के की नजर एक लड़की से मिलती है तो उस लड़की को देखकर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और तभी वो लड़की एक पर्ची ऊपर से नीचे फेंक देती है और उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तुम मुझसे आकर मिलना। यह बात देखकर वो लड़का अब शाम होने का इंतजार करता है। सर्राफा बाजार में अपने काम को खत्म करने के बाद वह अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए आज वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। अब वो रात 8 बजे होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो उसी कोठे में जब ऊपर जाता है, ऊपर वह देखता है कि अंदर एक महिला है और वहाँ उस महिला के इर्द गिर्द कई सारी और लड़कियां हैं जो सुंदर सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था, वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थी और तभी वो लड़की भी आ जाती है जिस लड़की ने पर्ची बनाकर फेंकी थी। उसी ने रात के 8 बजे आने की बात कही थी। उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है सबीना। उस सबीना को देखकर एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है, लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्ते में बहन थी। ये लड़का ये नहीं समझ पा रहा था कि सबीना यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ क्या कर रही है। उसकी मांगी हुई जो रकम थी वो तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है और जैसे ही वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है और रोकर अपने भाई को गले लगा लेती है। कहती है कि भैया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 5-6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मेरा एक एक दिन एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती।
तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर आई तो आई कैसे। तभी वो बताती है कि भैया मैं तो घर से निकली थी स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में एक कार आके रुकती है। उस कार वाले ने मुझे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और नशा दे दिया, और जब नशे से मेरी आंख खुलती है तो इसी कोठे पर आके खुलती है। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बीतते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ किया वो शायद किसी की भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे में जो ग्राहक आते हैं उन ग्राहकों को भी रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी जो ग्राहक आते थे, जो पैसा देते थे। यह बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाजा फिर से खुल जाता है, और दरवाजा जब खुलता है तो वह बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है, और जिस तरह से वो लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला किसी भी लड़की के सामने, किसी ग्राहक के सामने ऐसे नहीं बैठ सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, अपने भाई से बातचीत करते हुए उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, उसने अपने तन को ढका हुआ था, और जो बैठने का उसका सलीका था, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है। उस लड़की को जो नई एक और लड़की आई थी उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती, और उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। यदि तुमने कोई बात मुझसे छुपाने की कोशिश की तो देख लेना, फिर यह बात मैं अपनी मालकिन को बता दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि ये मेरा भाई है और यह मुझे बचाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा तो मैं तुमको भी यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और इसके बाद वो लड़का वहां से कुछ देर बाद निकल जाता है। अब जिस दुकान पर वो दिन में गया था उसी दुकान पर वो एक बार फिर से जाता है, क्योंकि वहां के नौकर से उसकी जान पहचान थी, और वह उस नौकर के पास जाता है, पूरी कहानी बताता है। कहता है कि भैया मेरी यहाँ पर बहन है कोठे पर रेड लाइट एरिया में, कई महीनों से फंसी हुई है, वह बहुत परेशान है, मुझे उसको बचाना है। तब वो लड़का उस लड़के को लेकर सीधा पहुंचता है नजदीकी पुलिस स्टेशन, और वहां मिलती है SHO रश्मि चौधरी, साथ ही DSP संजीव देशवाल होते हैं, और इस जिले की कमान संभाली हुई थी लेडी सिंघम SSP मंजिल सैनी ने। और साथ ही आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को कि यहाँ से एक टीम बनाई जाती है। इसके बाद अब वहाँ कबाड़ी बाजार के कोठों पर रेड डाली जाती है। रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियां थी जो यहाँ से निकाली जाती हैं, और इन्हीं में से एक लड़की निकल के आती है। उस लड़की ने एक पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाओगे, लेकिन ये जो लड़की थी सबीना, उस सबीना ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के ने अपने गांव को फोन किया, और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो सबको हैरानी होती है, लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है। वो कहानी भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के एक जिले बोरा से, और इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीला। इसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। वो अपनी एक सहेली के साथ बाजार गई थी किसी काम से, और जब बाजार से वापस लौट रही थी तो वो लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि शाम का समय था। जब वो गाड़ी उसके इलाके से कहीं दूर चली जाती है तब उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पर पहुंच चुकी है। तो उस गाड़ी को छोड़कर वो उतर जाती है और पैदल ही चलने लगती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। उस जंगल के रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है, उससे बहन करके बात कर रहा था कि बहन तुम यहाँ पर जंगल के इलाके में क्या कर रही हो, क्या बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये इलाका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति उसको अपने साथ लेके जाता है, और वो व्यक्ति उस रात सफर करते करते शकीला को कुछ खाने को देता है, और शकीला उसे खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुलती। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी कि इंडिया पहुंच चुकी होती है, और इंडिया में भी वो कलकत्ता में रहती है। कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे में लगातार 3 दिन तक रखा जाता है। वह खाने को कम मिलता था और लाल रंग की गोलियां ज्यादा मिलती थी, वो नशे की गोलियां थी। जब भी उसकी आंख खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां दे देते थे।
वो कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते थे। उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकलने दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे कि वो लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के तुम्हें एंट्री करने के लिए जेल हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगी। वो गुहार लगाती है कि मेरा एक बच्चा है, मेरे बिना उसका क्या होगा। अब उस लड़की का रो रो के बुरा हाल था। 3 दिन बाद वो लड़की यहाँ से पहुंच जाती है मुंबई, और मुंबई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ एक बाजार है। उस बाजार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों को रिझाती थी, और ग्राहकों को रिझाने की वजह से उनको पैसे मिलते थे और वो पैसे उस कोठे के मालिक को दे दिए जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो 15 दिन तक लगातार विरोध करती रही और वो जितना विरोध करती उसको उतनी मार पड़ती थी, और जब मार पड़ती थी साथ ही में उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन्स को तब्दील करता था और साथ ही उसके शरीर में उत्तेजना पैदा होती थी। जब उसका कुछ करने के लिए मन करता था, यहीं से उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको बहुत बुरा लगता था। और शुरुआत में जो इंजेक्शन की तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन्स कुछ बदलते हैं, फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छा होने लगती थी। वो अकेली लड़की नहीं थी, पर जिस कमरे में रहती थी वहाँ करीब 10-20 लड़कियां इसी तरीके से अलग अलग जगहों से होती है। कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है, कोई यूपी की है तो कोई राजस्थान की है तो कोई हरियाणा की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में एक भूसे की तरह भरी होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने काम पर लग जाती थी। काम भी ऐसा जिसको शायद सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे, कभी 100 लोग मिलते थे, कभी 130 लोग मिलते थे। कभी कभी संख्या कम ज्यादा रहती थी, कभी ज्यादा हो जाती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वह उसको भी लेकर कई बार परेशान हो जाती है। जरा सोच कर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर शाम रात तक वह 100 से ज्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। उस लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजारे और फिर यहाँ से उसको भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आती है जीबी रोड पर। यहाँ रेड लाइट एरिया में तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक मिलती है, और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से लड़कियां आई होती हैं। कम उम्र की लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाइयों के साथ साथ हार्मोन बदलने के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। अब उस लड़की ने यहाँ पर लगभग 6 महीने का वक्त गुजारा। उसका घर, उसका परिवार, अब उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वह जहाँ है, जिस हालत में है, वह कभी भी अपने घर पर नहीं जा पाएगी। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब 6 महीने बाद शकीला को जीबी रोड से मेरठ के रेड लाइट एरिया में भेज दिया जाता है, जो कि कबाड़ी बाजार के नाम से जाना जाता था, और वो पहुंच जाती है कबाड़ी बाजार में। कबाड़ी बाजार में जाने के बाद वह उसकी मुलाकात होती है सबीना से। सबीना की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत हुआ है, कितना बुरा हुआ है। लेकिन सबीना की समझदारी ने और होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से बाहर निकाला। फिर पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब करीब 1.5 साल बाद वह लड़की यानी शकीला अपने बेटे से मिलती है, और बेटे से मिलने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं था। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी होती है। बस कोई घर से निकलती है तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो कुछ नया कुछ करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया में लोग पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा कि उस लड़की के साथ बांग्लादेश में हुआ। ऐसे ही ज्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर, बहुत ज्यादा दोस्ती करके बहकाया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो।
ऐसे ही लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती है, उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें इसी तरीके से बेचकर ये लोग अपना धंधा चलाते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के इस अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उनको जबरदस्ती इसमें डाल दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और जिस तरीके से उस लड़के ने अपनी बहन को बचाया था वह वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।